क्यों? बोलिए। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आप पढ़ने जा रहे हैं पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आपको सबसे ज्यादा इंपावर करता है। सारी चीजें, आपको जीवन जीने का जो बेसिक एक तरह से गारंटी है कि ये तो आपको मिलनी ही मिलनी है अगर आप इस देश में पैदा हुए हो तो, वो सेक्शन है जो आप पढ़ने जा रहे हो। ठीक है, तो क्या है वो सेक्शन? फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और लंबी कहानी है। हालांकि आप जानते हो कि आज आज कौन सा डे है? हाँ, नेशनल यूनिटी डे है ना। इस पर भी हम बात करेंगे अभी, क्योंकि आज आप जहां भी हो, देश का जैसा स्ट्रक्चर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत बड़ा रोल है। समझ रहे हो? वरना आज मैं जहां से आ रहा हूं, यहां आने के लिए मुझे वीजा लेके आना होता, वीजा और पासपोर्ट लेके। ये समझ लो, आपको यहाँ से बनारस जाना है, बिहार जाना है, कहीं झारखंड जाना है, तो आप वीजा और पासपोर्ट लेके जाते, वीजा लगता आपका। तो आज आप जो बेधड़क कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूम सकते हो, उसमें किसका रोल है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। आपने पढ़ा ना कि 562 रियासतों को मिलाना था, क्योंकि अंग्रेजों के कब्जे में, जितना आप देश देख रहे हो ना, अंग्रेजों के कब्जे में सिर्फ इसका 60% था। 60%, ऐसा समझ लो। 40% तो ये राजाओं के कब्जों में था, रियासतें थी ये। समझ रहे हो? ये जो रियासतें हैं ये थी। अंग्रेजों से सिर्फ आपको कितना आजादी के बाद मिलता, अगर मिलता तो 60%। ये पूरा एरिया ना मिलता जितना आप देखते हो आज, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 40% तो राजाओं के कब्जे में था, और राजाओं को अंग्रेजों ने यह कह के रखा था कि ठीक है, एक सर्टेन राशि फिक्स कर दी थी, कितना पैसा देते रहना, बाकी राज्य चलाओ तुम लोग। और 562 में से 559 को बिना एक लाठी चलाए, बिना एक डंडा चलाए, बिना एक गोली चलाए, तुरंत बात से ही मनवा लिया था। बहुत बड़ी बात है। आप इतने लोग बैठे हो, 4 लोगों में कंसेंसस, सहमति बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी मुद्दे पे। 559 लोग, रियासतों को भी, बस बात से कि हाँ आप इंडिया को ज्वाइन करेंगे, ना स्वतंत्र रहेंगे ना पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे। समझ रहे हो? तो इस रिजल्ट को आप 99.99% रिजल्ट कह सकते हो कि सिर्फ 3 ही बचे थे जो थोड़ा बहुत, उसमें से 3 में भी 2 को पता ही नहीं चला हुआ क्या उनके साथ। समझ रहे हो? जूनागढ़ और हैदराबाद, इनको भनक नहीं लगी कि कब उनके यहाँ अंदर भारतीय सेना चली गई, और वो भी 1-2 दिन की स्ट्रगल के बाद भारत का हिस्सा बन गए। अगर ये कंडीशन ना होती, ये सारा जितना प्रयास ना किया गया होता, तो आज आप जैसे सुनते हो ना कि भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो गई, युद्ध हो गया, आप सुनते कि भारत और हैदराबाद के बीच में लड़ाई हो गई, और भोपाल ने हैदराबाद का साथ दिया, और जूनागढ़ भारत का साथ दे रहा है। तो ये कंडीशन हो जाती। तो इन सारी समस्याओं को दूर करने का प्रयास, दूर करने का काम जिस शख्स ने किया, उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार की उपाधि भी उनको एक आंदोलन के दौरान ही मिली थी। जैसे आपने पढ़ा है बारदोली सत्याग्रह, कब हुआ था जरा बताइए? बारदोली सत्याग्रह 1918 में, बारदोली गुजरात में ही है। वहां के किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ एक सत्याग्रह शुरू किया। ठीक है, अब जानते हो कि अंग्रेज क्या करते थे? टैक्स ज्यादा बढ़ा देते थे। उसके खिलाफ बारदोली में
महिला किसानों ने और सारे किसानों ने मिलकर एक सत्याग्रह शुरू किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस सत्याग्रह को ज्वाइन किए और लीड किया उस प्रोग्राम को, उस सत्याग्रह को। तो वहां की महिलाओं ने कहा कि आप मेरे सरदार हैं, सरदार मीन्स लीडर। तब वो वहां से वल्लभ भाई पटेल सरदार पटेल कहे जाने लगे। बात समझ में आ रही है? लक्षद्वीप का नाम आपने सुना होगा, सुना है ना? अभी कुछ दिन पहले जहां प्रधानमंत्री गए थे और कुर्सी लगा के बैठ गए थे बस, तो एक बगल में देश है मालदीव, बड़ा नाराज हो गया था वो। मालदीव में हलचल पैदा हो गई प्रधानमंत्री के मालदीव वहां लक्षद्वीप में बैठने मात्र से। ऐसा क्यों क्यों हुआ था? लक्षद्वीप की लोकेशन आपने देखी है? ये अगर हम इंडिया का साउथर्न पार्ट देखें, आपने यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे एक लक्षद्वीप है, यहाँ पे आपने देखा होगा एक चैन ऑफ सीरीज है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और यहाँ पे आपने देखा होगा दमन और दीव है। समझ रहे हो? तो मेन लाइन इंडिया को तो पूरा करने के बाद एक दिन सरदार पटेल के दिमाग में एकाएक आ गया ऐसे ही कि अरे कुछ आइलैंड भी तो है हमारे अगल बगल, कहीं इस पे पाकिस्तान कब्जा ना कर ले। क्योंकि उस टाइम पे ऐसा चल रहा था ना कि जो जहां अपना झंडा गाड़ दे वो जमीन उसकी हो गई। तो उन्होंने तुरंत आदेश दिया भारतीय नेवी को कि जाके लक्षद्वीप पे इंडियन फ्लैग को लगा दो। नेवी जाती है यहां पे लक्षद्वीप पे, अपना झंडा जैसे ही लगाती है और देखती है कि पाकिस्तान के जहाज भी आ रहे हैं उधर से, लेकिन वो वहां पे भारतीय फ्लैग देख के लौट जाते हैं कि ये लोग पहुंच चुके हैं पहले ही, अब हमारा नहीं है। समझ रहे हो? तो ये सिर्फ उनके दिमाग की एक तरह से, मतलब ऐसी चीजें गेस कर लेना पहले ही क्या हो सकता है, ऐसी शख्सियत थी। और बहुत बड़े लॉयर थे, बहुत बड़े वकील थे वो। तो पूरे देश को एक तरह से यूनिफिकेशन में, एक करने में उनका बहुत बड़ा रोल है। और आज के दिन को इसीलिए राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भारत सरकार मनाती है। आपने देखा होगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बनी है हमारे देश में। कहाँ बनी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे आज बहुत बड़ा प्रोग्राम है, भारत सरकार वहां पे परेड करवा रही है। बहुत सारे, एक जैसे आपने सुना होगा कि एक सर्विस है आईपीएस, है ना? आईपीएस की जहां ट्रेनिंग्स होती है उसका नाम ही है सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी, हैदराबाद में है। तो आज हर साल एक नया बैच यहां से पास आउट होकर निकलता है। तो उसकी फाइनल जो पास आउट परेड होती है वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास होती है। समझ रहे हो? क्योंकि इस ब्यूरोक्रेसी को भी बना के रखने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि आज जो सर्विस आप जानते हो ना, पहले ये आईसीएस के नाम से जानी जाती थी, है ना? आज इसको आप आईएएस कहते हैं। पहले उसको बोलते थे अंग्रेजों के टाइम पे इंडियन सिविल सर्विसेज, आज उसी का नाम है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। इन लोगों ने बहुत लूटा है देश, सबसे ज्यादा लुटेरे यही हैं, आज भी है। ठीक है? आज भी सबसे ज्यादा करप्ट लोग हैं तो कौन लोग हैं? यही ब्यूरोक्रेट। बहुत सारे हमारे यूथ, देश के यूथ इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्या वजह है? क्यों अट्रैक्ट, क्यों बनना चाहते हैं? कहीं आपके मन में भी तो वही नहीं कि जाऊंगा और खूब लूटूंगा, खूब सारा करप्शन करेंगे, हैं? बहुत सारे सबसे करप्ट सर्विसेज हैं, तो क्योंकि सारा तामझाम, सारी पावर, सारी स्ट्रक्चर इन्हीं के हाथ में है। तो अंग्रेजों के टाइम पे भी इन लोगों ने देश को बहुत लूटा था, भारतीय जनता को बहुत परेशान किया था। तो ज्यादातर लीडर्स ये चाहते थे कि इसको खत्म कर दो, ये बकवास आइडिया है सबसे। क्योंकि अंग्रेज तो दिल्ली में बैठे हैं ना, अब सोनभद्र में, बनारस में क्या होगा वो यहाँ का कलेक्टर तय करेगा। तो परेशान सबसे ज्यादा वही करते थे। तो भारत जो अब पिटाई भी करते थे,
जो नेता होते थे उनको अंदर जेल में डलवा देना, जेल में बंद करवा देना, उनकी प्रॉपर्टी सीज कर लेना, मरवा देना, इनकाउंटर करवा देना, ये सारी चीजें। तो बाकी नेता बड़े नाराज थे कि जैसे ही देश आजाद होगा सबसे पहले इसको खत्म करेंगे। किसको? आईसीएस को। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि ये लोग अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे जब तक अंग्रेजों की सरकार थी, अब ये हमारे लिए काम करेंगे, मतलब अब देश के लिए काम करेंगे। तो पहले वो लोग अंग्रेजों के प्रति रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे, उनको कहा कि अब आप जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो। लेकिन वो कितने आज भी आप देखोगे समस्याएं तो हैं ही। ब्यूरोक्रेसी के लोग, आपके जिले का बैठा कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार जनता के प्रति कितना ईमानदार है, कितना लॉयल है, कितना रिस्पॉन्सिबल है, वो आप अनुभव कर सकते हैं कि जो सपना था सरदार वल्लभ भाई पटेल का वो हो नहीं पाया। लेकिन हाँ, देश को यूनाइट करने में इनका रोल तो है। कैसे रोल है? जैसे आपने जानते, अच्छा तो बंद हो गया, आप बंद कैसे हो गया? इसकी तो लाइट कट ही नहीं सकती। तो जैसे आप जानते हो कि एक सेंट्रलाइज सर्विस है, ये यूपीएससी एग्जाम कराती है, ठीक है, देश के सारे लोग एक साथ बैठ के एग्जाम देते हैं, और फिर किसको कौन सा कैडर मिलेगा ये कोई फिक्स नहीं है, वो आपके मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी प्रेफरेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो आप यूपी से हो और आपको कैडर मिल गया तमिलनाडु का, तमिलनाडु कैडर मिल गया, अब आपको जीवन भर तमिलनाडु में रहना है जब तक आपकी सर्विस है। 60 साल 62 साल आप सर्विस करोगे तमिलनाडु में रखे। कोई बिहार का आदमी है, उसको मिल गया नागालैंड कैडर, किसी को मिल गया पंजाब कैडर, समझ रहे हो? तो होता क्या है कि देश के अलग अलग कोनों के लोग अलग अलग कोने में फैल जाते हैं, और वो भी कहां पे? एडमिनिस्ट्रेटिव पदों पे। तो मान आप जानते हो कि एक टाइम पे देश में बहुत सारा सेपरेशन मूवमेंट चल रहा था, बहुत सारे अलग अलग भागों में देश से अलगाव चाहते थे। जैसे नागालैंड ही कह रहा था कि हम देश में नहीं रहेंगे, इंडिया में हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं अलग देश जिसका नाम होगा नागालिम। लेकिन नागालैंड के अलग अलग जिलों में बैठा हुआ यूपी और बिहार का आदमी कलेक्टर है, वो उस मूवमेंट को चलने देगा? वो तो नहीं चलने देगा, वो कहेगा अरे नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे देश से अलग चले जाओगे तुम। तमिलनाडु में भी द्रविड़ नाडु नाम का एक मूवमेंट चल रहा था, वो कह रहे थे कि हम नहीं रहेंगे भारत में, हम अपना अलग देश बनाएंगे जिसका क्या नाम होगा? द्रविड़ नाडु। उसमें वो कह रहे थे कि तमिलनाडु होगा, केरला होगा, आंध्रा होगा, ये सब मिला के अलग देश बनेगा हमारा। लेकिन वहां की ब्यूरोक्रेसी में बैठा हुआ यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान का आदमी है, होने देगा अलग? नहीं होने देगा अलग। तो देश को यूनिफाई करने में, जम्मू कश्मीर की बात कर लो। अब जम्मू कश्मीर का मामला यह था कि थोड़ा बाउंड्री पे है ना जम्मू कश्मीर, आपने देखा है सबसे ऊपर है, इसीलिए वो चीजें कॉम्प्लेक्स हो गई। लेकिन जम्मू कश्मीर को भी यूनिफाई करने में बहुत बड़ा रोल है ब्यूरोक्रेसी का। सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पदों के लोग देश के अलग अलग कोनों से गए हैं, समझ रहे हो? अब जैसे आपके यूपी में ही आप अलग अलग जिलों के कलेक्टर्स की लिस्ट उठा के देखोगे देश के अलग अलग कोने से आया है। कोई केरला से है, कोई तमिलनाडु से है, कोई आंध्रा से है, कोई महाराष्ट्र से है। ये नहीं कि यूपी वाला ही है, क्योंकि होम कैडर मिलता नहीं है, समझ रहे हो? होम कैडर बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में मिलता है, अब वही 1 साल 2 साल के लिए। ये आप कभी ऐसा नहीं होगा कि आप जिस जिले के हो उसी जिले में आप कलेक्टर बन जाओ, नहीं बन सकते, समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि आप मिसयूज भी तो कर सकते हो, क्या पता आपकी रंजिशें हो, आपसे किसी से बदला लेना हो, और आपके पावर सारी हाथ में आपके पावर है, आप अंदर करवा दिए उसको, एनकाउंटर करवा दिए उसका, गोली मार दो इसको, और रिकॉर्ड में आपने दिखा दिया कि अपराधी था, ये बहुत बड़ा माफिया था, वो तो सब आपके हाथ में है। तो आप समझो कि देश, इन्होंने कहा कि ये सर्विसेज भी अब किसके लिए काम करेंगी? देश के लिए काम करेंगी, ठीक है? एक देश यहाँ पे श्रीलंका भी है छोटा सा, आपने देखा है ना? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, और हाँ,
भारत सिर्फ अंग्रेजों का गुलाम नहीं था मेरे बच्चों, ये भी ध्यान रखो। भारत में पुर्तगालियों का भी शासन था, फ्रांसीसियों का भी शासन था। हम बात कर रहे हैं 47 की, 1947 में। जैसे आपने सुना होगा एक एरिया है पौंडीचेरी, नाम सुना है? एक एरिया है गोवा, और आपने ये दमन द्वीप देखा ही है ना। अब पौंडीचेरी, यहां पे फ्रेंच टेरिटरी थी, एक तरह समझ लो, फ्रांस का रूल था। अब वो भी कोई देश अपनी जमीन कैसे दे पाएगा, उन्होंने कब्जा करके रखा है। एक एरिया था चंद्रनगर, चंद्रनगर बंगाल में था। इन सबको फ्रांस ने, गोवा को पुर्तगाल ने कब्जा करके रखा था। इन सब से लेना है आपको अपनी टेरिटरी, अपनी जमीन। मतलब आज गोवा कितना इंपॉर्टेंट हमारा एक स्टेट है, हा? कितना सबसे बड़ी टूरिस्ट साइट है एक तरह से। पूरे देश के लोग, पूरी दुनिया के लोग गोवा जाते हैं, है ना। और आप लोग भी, लोग यहाँ से शादी वादी करके हनीमून मनाने गोवा जाते हैं कि गोवा चलेंगे घूमने। अच्छा स्पेस है, बहुत शानदार स्पेस है, प्लेस है। तो उन सबको अपने इंडियन टेरिटरी में मिलाने का काम किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। गोवा मिल नहीं रहा था, पुर्तगाल की सरकार ने कहा कि हम मिलेंगे नहीं, युद्ध करना की बारी आ गई थी, युद्ध करने की नौबत आ गई थी। पुर्तगाल ने कहा हम युद्ध करेंगे लेकिन गोवा नहीं देंगे। लेकिन वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही दूरदर्शिता थी कि उन्होंने सबको समझा बुझा के सबको एक किया। 2-3 मामला कॉम्प्लेक्स हुआ था। हैदराबाद ऑपरेशन पोलो करना पड़ा, और वो भी ज्यादा दिन नहीं, सिर्फ 3 दिन। 3 दिन के लिए भारतीय सेना अपने कब्जे में कर ली। निजाम के बारे में आपने सुना है, मैंने आपको कई बार बताया कि निजाम 1937 में एक अमेरिका की एक पत्रिका ने एक आर्टिकल में बताया कि उस टाइम पे दुनिया का सबसे अमीर आदमी हैदराबाद का निजाम था। दुनिया का बात कर रहा हूं। आज कौन है दुनिया का सबसे अमीर आदमी? दुनिया का सबसे अमीर आदमी, हु इज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन? बोलो। हाँ, बिल गेट्स? नहीं, बिल गेट्स तो पीछे हैं। बिल गेट्स हैं, टॉप 10 में है। एलन मस्क, ठीक है, पहले उनसे जेफ बेजोस थे, अब एलन मस्क सबसे। तो सोचो उस टाइम पे दबदबा भारत का था। आज दबदबा जैसे अमेरिका का है ना, सबसे अमीर आदमी भारत में रह रहा है, लेकिन वो रहता कैसे था? कंगाल की तरह। वो एक भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप देखोगे कि हाँ बहुत अमीर हो, उनके पास बहुत सारी जमीन है, बहुत पैसा है, लेकिन वो पहनेंगे फटा सा पजामा और फटा सा कुर्ता। तो निजाम भी ऐसे ही करता था, फटा सा कुर्ता पहनता था, क्योंकि बहुत पैसा था उसके पास। सबसे कीमती हीरा उसके पास था। हैदराबाद में बहुत सारी हीरे खदाने हैं, वहां हीरा निकलता था। सबसे कीमती हीरा था कोहिनूर का हीरा, नाम सुना है? कोहिनूर से भी कीमती एक हीरा था उनके पास, लगभग 1400-1500 कैरेट का, और उसको यूज करता था एज ए पेपर वेट। ये नहीं को सजा के रखा था। पेपर वेट समझते हो? जिस टेबल पे, जैसे आपने देखा होगा मेरी टेबल पे भी आप आओगे तो एक कांच का छोटा सा ऐसे टुकड़ा रखा होता है, चमकता रहता है। तो हैदराबाद का निजाम हीरा रखता था इतना बड़ा कि मान लो कुछ दिख रहा है, पेपर साइन उड़ने ना पाए, तो उसको पेपर पे हीरा रखता था। इतना धनी था वो। पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए दिया था उस जमाने में, पैसा डूब गया उसका, मिला नहीं। 20 करोड़ कि वो सोचा था मैं भाग के आऊंगा, तुम्हारे यहाँ पैसा दे देना। तो लोगों ने, वो लोग तो हैं ही चोर लोग, जिससे पैसा ले लेते हैं देते नहीं कभी। एक बार तो हैदराबाद के निजाम से ही पैसा ले लिया, दिया नहीं। तो ये सारी घटनाएं सरदार वल्लभ भाई पटेल, और हाँ, वल्लभ भाई पटेल से बड़ी नफरत करता था, बहुत मजाक उड़ाता था। उसने कहा कि इनकी हालत जूनागढ़ और भोपाल में जब पतली हो गई है तो हैदराबाद को मिला लेंगे अपने में। अब हैदराबाद रियासत मतलब बहुत बड़ी रियासत थी उस टाइम पे, उसका पार्ट आज तमिलनाडु में भी है, महाराष्ट्र में भी है, आंध्रा में भी है, तेलंगाना में भी है, इतना फैला हुआ था। लेकिन जब वल्लभ भाई पटेल ऑपरेशन पोलो के तीसरे दिन हैदराबाद में उतरते हैं तो अपने हेलीकॉप्टर से पहले सबसे पहले देखते हैं तो निजाम लाइन में खड़ा होता है, फूल लिए, स्वागत है सर आपका।
वो निजाम जो उनका मजाक उड़ाता था पहले, ठीक है क्या ही कर लोगे मेरा, लेकिन बाद में कहते हैं कि ठीक है आप मान गए। और 1100 उसके सैनिक मारे जाते हैं, रजाकार। हैदराबाद के जो सैनिक थे उनको रजाकार बोला जाता था। और 66 इंडियन आर्मी के लोग भी मारे जाते हैं और 96 घायल होते हैं। बाद में सारा मामला सही हो जाता है। तो इस तरीके से आप एक स्वतंत्र, आजाद और यूनिफाई देश में रह रहे हो कि आपको ऐसे आर्टिकल 19 है आपके पास कि आपको देश में कहीं भी आने जाने, रहने, बस जाने और व्यापार करने की स्वतंत्रता है, कोई आपको रोक नहीं सकता। ठीक है, तो सरदार पटेल के बारे में आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सुन ली, जान ली। पटेल और नेहरू में कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी होते थे, क्योंकि नेहरू सिद्धांतवादी के रूप में, मतलब एज ए सिद्धांत, एज ए थ्योरी के रूप में बहुत अच्छे थे। वो आदर्शवादी कह लो उनको आप, आइडियल सोचते थे। लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच, आप जानते हो कि सोचना और जमीन पे करना दो अलग अलग चीजें होती हैं। नेहरू विचार के लेवल पे बहुत अच्छे थे, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी थी, जो प्रैक्टिकल अप्रोच था, वो पटेल का ही बेस्ट था। तो पटेल एक तरह से यथार्थवादी थे, रियलिस्ट थे, और नेहरू आइडियलिस्ट थे, आदर्शवादी थे। इसीलिए कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी होता था। कॉन्फ्लिक्ट होना भी चाहिए। अगर दो लोग हैं तो दो लोगों में जरूरी नहीं कि दोनों एक ही जैसा सोचे, एक ही जैसे विचार हो, नहीं। फिर वो दो क्यों हैं? फिर तो वो एक हो गए ना। अगर दो लोग हैं तो उनके विचार अलग अलग हों, मतभेद भी हों, लेकिन दोनों मिल के बैठ के बात करके एक मत पे एग्री हो जाएं। तो नेहरू की पहली कैबिनेट में ये होता था। आज पता नहीं कितना होता होगा कि प्रधानमंत्री से कोई डिसएग्री कर ले और रह पाएगा, संभव नहीं है आज। वो नेहरू की महानता थी उस टाइम पे भी, कि नेहरू की लोग आलोचना भी करते थे, फिर भी नेहरू के साथ रहते थे, नेहरू उनको अपने साथ रखते थे। तो पटेल तो कईयों बार बड़ी आलोचना करते थे कि नेहरू का काम करने का तरीका ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों एक साथ मिलकर काम करते थे। तो ये होना चाहिए कि आप अगर एक, ये ऑपरेशन पोलो से पहले मीटिंग बुलाई गई थी, समझ रहे हो? कोई भी ऑपरेशन लेने से पहले, जैसे भारत सरकार अभी भी ऑपरेशन सिंदूर चालू की थी ना, ऑपरेशन सिंदूर से पहले सरकार मीटिंग करती है अपने कुछ जो स्पेसिफिक मंत्री होते हैं, जो ऑफिसर होते हैं उनके साथ। तो उस मीटिंग में भी बड़ी गर्मा गर्मी हुई थी उस टाइम पे भी, नेहरू और पटेल के बीच, समझ रहे हो? और नेहरू के, पटेल के जो सेक्रेटरी थे बीके मेनन, वो एक आईसीएस ऑफिसर थे। बहुत बड़ा रोल तो उन्हीं का है। लेकिन आप जानते हो कि ब्यूरोक्रेसी में, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में काम करेंगे ब्यूरोक्रेट, लेकिन नाम किसका होगा? मिनिस्टर का। ये जान, ब्यूरोक्रेट कभी आगे नहीं आएंगे। ब्यूरोक्रेट हमेशा पर्दे के पीछे रह के काम करेंगे। उसका क्रेडिट कौन लेंगे? क्रेडिट किसको जाएगा? मिनिस्टर को, सरकार को, कि सरकार ने बड़ा बढ़िया काम किया। सरकार ने क्या किया है? प्रधानमंत्री ने बढ़िया काम किया है। अरे प्रधानमंत्री क्या करेंगे? कर तो ऑफिसर रहे, लेकिन ऑफिसर्स का नाम नहीं होगा। ठीक, अच्छी बात भी है, क्योंकि सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी कौन है? पॉलिटिकल अथॉरिटी, जो कि गवर्नमेंट है। जनता के प्रति उत्तरदायित्व तो कौन है जिसका ज्यादा है? सरकार का। ब्यूरोक्रेसी तो, ब्यूरोक्रेसी वाले लोग तो एक बार सेलेक्ट हो गए तो 60 साल रहेंगे। सरकार को तो हर 5 साल में जनता के पास जाना है। इसीलिए भारत में सबसे कठिन है चुनाव जीतना, समझ रहे हो? चुनाव लड़ना सबसे कठिन। जो कोई भी छोटी मोटे पदों पे है ना, चुनाव जीता है, चुनाव लड़ा है, वो समझ लो बहुत बड़ा काम किया। कि लोग, इतने सारे लोग आपको वोट कर दें, सहमति दे दें। पहले आपको, अभी आपको ऐसा लगता होगा कि अरे चुनाव, नेता तो मूर्ख होते हैं। नेता मूर्ख नहीं होते, नेता सबसे इंटेलिजेंट होते हैं, सबसे शार्प होते हैं। कई सारे ऐसे नेता होंगे, आपने देखा सुना होगा, कि पढ़े लिखे हैं नहीं, है ना, बोलना नहीं आता, लेकिन वो इंटेलिजेंट बहुत। जैसे लालू प्रसाद यादव का नाम आपने सुना होगा। लालू जैसा नेता, आपको लगेगा कि लालू में वो, हाँ, लेकिन जिस एरिया से वो आते हैं, उन्होंने इतने सालों तक सरकार चलाई, इतने सालों तक मुख्यमंत्री रहे, आज भी उनका दबदबा है। अगर वो बोलने जाते हैं तो पब्लिक में भीड़ लग जाती है, और लोग सुनते हैं उनको। उनके पास ह्यूमर है। ह्यूमर समझते हो कि कैसे अपनी बातों को कहना है, कैसे लोगों को यूज करना है अपने लिए।
बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो स्कूल नहीं गए हैं लेकिन बड़े इंटेलिजेंट। कुछ ऐसे भी हैं कि जो गधे भी हैं लेकिन नेता हैं, ठीक है, दोनों हैं। वो क्यों हो गए हैं? क्योंकि वो डायनेस्टी पॉलिटिक्स की वजह से, उनके बाप दादा रहे होंगे तो फायदा उठा रहे हैं। लेकिन जो पहली जनरेशन होती है ना, जो पब्लिक में आती है, उसको समझ लो बहुत सारी चीजें करनी होती है। तो ये सारा सिस्टम है। छोड़िए, अब हम आगे चलते हैं अपने सिलेबस पे, और इस पे बहुत सारी बात हो गई, कभी और हम बात कर लेंगे आगे। जैसे जैसे ये जान लो कि जो जो स्पेशल डे जाते जाएं, जैसे अभी नवंबर में कोई स्पेशल डे है बताइए? संविधान दिवस 26 नवंबर, उस पर बात कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आज आपने 31 अक्टूबर को बात कर ली, 14 नवंबर व 19 नवंबर को भी एक स्पेशल डे है। कौन सा? जरा सर्च करके बताइए कि 14 नवंबर या 19 नवंबर। 14 नवंबर क्या है? बाल दिवस, चिल्ड्रंस डे। और 19 नवंबर 19 नवंबर भी एक कोई भारत सरकार ने एक डे घोषित किया है, स्वच्छता से रिलेटेड है। क्या है बोलो? आया नहीं आ रहा है? आ जाए तुम्हें बता देना। अंतरराष्ट्रीय पुरुष, और क्या है उसके अलावा? दो, एकता तो आज है बेटा, 14 नवंबर, 19 नवंबर, 19। हाँ, क्या है? मेंस डे। और हाँ, और उसी दिन शौचालय दिवस भी मनाया जाता है। तो आप कहोगे सर इससे बात होगी? हाँ, इसमें भी बात होगी, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा इवेंट है भारत का। भारत सरकार ने स्वच्छता कार्यक्रम लॉन्च किया था 2014 में, और आज भी बहुत बड़ी आबादी है जो खुले में शौच करने जाती है, लोटा लेके या कि डब्बा लेके, है ना। यहाँ बगल में इस क्लास में कोई बिछड़ी गांव से है क्या? बिछड़ी गांव के लोग बाहर जाते हैं शौच के लिए? हाँ, नहीं जाते। हाँ, तो इस पे भी आप लोगों को जरूर जिम्मेदारी है कि आप अवेयरनेस फैलाओ कि बाहर जाने से खतरा है, गंदगी फैलती है, ठीक है। भारत कहाँ मून पे पहुंच रहा है, कहाँ मार्स पे जा रहा है, और लोग बाहर जा रहे हैं शौचालय के लिए। ये नहीं होना चाहिए। तो जैसे जैसे जो जो डे जाते जाएंगे हम उस पर बात करते जाएंगे, तो आपके दिमाग में छप जाएगा, जान लो, और कभी भूलेगा नहीं। और हर एग्जाम में 1-2 डे जाते हैं, 3-3 4-4 डे क्वेश्चन आते हैं कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, यूनिटी डे कब मनाया जाता है, शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। ऐसे मैच द फॉलोइंग कराता है वो, आपको सब याद रहेगा। क्योंकि जो क्लासरूम की चीजें हैं ना, और जो डिस्कस हुई रहती हैं, वो कभी नहीं भूलती। आप अपने से कितना भी पढ़ लो, आपको भूल जाएगा। लेकिन क्लासरूम में एक बार आप जो सुन लिए, वो कभी आपको भूलेगा नहीं, और जिसपे चर्चा हो गई है। इसलिए कहा जाता है कि क्लास में एक तरह से अलर्ट होकर सुनो चीजों को, वो आपके दिमाग में पिक्चर घुस जाएगी। यही बातें आपकी एग्जाम रूम में बैठोगे तो गूंजेंगी, और वही सबसे अच्छा आप लिख पाओगे, ठीक है। हाँ, कुछ लोगों के दिमाग में गाना भी गूंजता होगा, ठीक है। जो रील्स ज्यादा देखते हैं, वो जब एग्जाम में ऐसे आंख बंद करते हैं, कुछ याद आ जाए तो गाना याद आ जाता है, तो वो तो खतरा है, ठीक है। लेकिन अगर आप सही से अलर्ट होके कंसंट्रेट होके सुनोगे तो क्लासरूम भी याद आएगी, ठीक है। हम लोग तो अपने टाइम पे क्लास वॉइस रिकॉर्ड कर लेते थे। हमारे प्रोफेसर जब पढ़ाते थे तो कोई रिकॉर्डिंग ऑन करके सामने रख के वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते, एग्जाम के टाइम सुन लेते थे, वो सफिशियंट। क्योंकि एग्जाम टाइम आप पढ़ोगे उससे बढ़िया सुन लो, सुनना बहुत फायदा करता है, ठीक है। लेकिन आपके लिए तो मैंने खुद ही सुविधा कर दी है? सारी चीजें मैंने खुद ही आपके लिए प्रोवाइड कर दी है। इससे बड़ी फैसिलिटी आपको क्या चाहिए कि आप जाके एक बार 2x की स्पीड में लाके सारा सुन लो। टाइम नहीं है तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और वही आप बेस्ट तरीके से डिलीवर कर पाओगे, एग्जाम लिख पाओगे। और आपका एग्जाम तो इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप है, ध्यान रखना। तो आपको प्रिपरेशन उसी हिसाब से करनी है। फैक्ट डाटा बहुत याद होने चाहिए आपको, ठीक है। तो आप लिखो आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12 से 35 है ना, तो आप लिखो अनुच्छेद 12।
आर्टिकल को अनुच्छेद कहते हैं हिंदी में, ठीक है। कितना? 12। इसमें डिफिनीशन दी गई है स्टेट की, यानी राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा। अब राज्य क्या है बताइए, आपकी नजर में राज्य क्या है? हम स्टेट किसे कहेंगे, सरकार किसे कहेंगे, राज्य किसे कहेंगे? चलो बताओ। हर वो पब्लिक इंस्टीट्यूट, हर वो पब्लिक सर्वेंट जो एक तरह से पब्लिक के लिए काम कर रहा है, वो सब स्टेट। हर वो व्यक्ति, हर वो संस्था, नीचे से लेके ऊपर तक। तो ये आपको कंफ्यूजन ना हो कि सरकार या राज्य का मतलब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सांसद, संसद, विधानसभा, यही तक नहीं, यहाँ तक कि आपके सरकारी स्कूल भी स्टेट की डिफिनेशन में आएंगे। सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी बैंक्स, नगर पालिका का ऑफिस, ये सब क्या है? ये सब स्टेट हैं, ये सब सरकार हैं, ये सब राज्य की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। तो कोई आपसे पूछे कि सरकार का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो केंद्र पे बैठे लोग हैं, शीर्ष पे बैठे लोग हैं, वही नहीं। ग्राउंड से लेके ऊपर तक जितने भी पब्लिक सेक्टर में लोग हैं, वो सब क्या हैं? वो सब स्टेट के पार्ट, राज्य के पार्ट हैं, सरकार के पार्ट, ठीक है। तो आर्टिकल 12 में ये सारी चीजें हैं। इसमें लिख लो एक लाइन, राज्य की परिभाषा दी गई, लिख लिया। इसमें संघ सरकार, राज्य सरकार और नगर पालिकाएं शामिल हैं। कौन कौन सी सरकार भाई? संघ सरकार, राज्य सरकार और नगर पालिका, नगर पालिका और ग्राम पंचायत भी, ठीक है। अभी आप पढ़ोगे ये सब, ग्राम पंचायत के बारे में पूरा है डिटेल में। ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत, 3 लेवल होता है। ऐसे ही ग्राम, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, 3 ये अर्बन लोकल बॉडीज बोलते हैं उसको, और उसको बोलते हैं रूरल लोकल बॉडीज, ठीक है। आर्टिकल 13 आप लिखिए अगला, आर्टिकल 13, ठीक है। 13 में मामला ये है, देखिए, मूल अधिकारों, पहले क्योंकि मैं समझाता हूं है क्या है। मूल अधिकारों एवं पूर्व संवैधानिक विधियों के बीच, मूल अधिकारों एवं पूर्व संवैधानिक विधियों के बीच टकराव होने पर, मूल अधिकार और पूर्व संवैधानिक विधियों के बीच टकराव होने पर मूल अधिकार को प्राथमिकता दी जाएगी, मूल अधिकार को प्राथमिकता दी जाएगी। अब ये पूर्व संवैधानिक विधियां क्या है? अब देखो, आप जानते हो, लिख लिया सबने? लिख लो फिर बताता हूं, लिख लिया? आप जानते हो कि अंग्रेज भी बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन बनाते थे ना। अंग्रेजों ने कैसे गवर्न किया है? रूल बना के, कानून बनाते थे। तो जब भारतीय संविधान बना और मूल अधिकार बने, तब भी कुछ रूल्स अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए रूल खत्म हो गए? नहीं, ये जितना भी आप पुलिस रूल्स देखते हो ना, इसके अधिक हो। इसके पहले आप देखते, हालांकि अब तो खत्म हो गया हो, आईपीसी आप देखते थे, सीआरपीसी आप देखते थे, हाँ? आईपीसी को खत्म किया गया है, लेकिन सीआरपीसी अभी भी चल रहा है। पुलिस के काम करने का जितना भी, यस, नहीं अब खत्म हो गया बेटा, यस, अब आईपीसी की जगह पे आ गया है बीएनएस। बीएनएस को बोलते हैं भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। आईपीसी को बोलते थे इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, ठीक है। लेकिन हालांकि ज्यादातर जो चीजें ली गई है ना बीएनएस में, वो आईपीसी से ही ली गई है। अंग्रेजों ने जो बना दिया है, भारतीयों ने वही कॉपी किया है आज तक, ठीक है। जैसे पुलिस रिफॉर्म्स की बात बहुत चलती है इंडिया में। पुलिस के काम करने का तरीका आज भी कैसा है?
अंग्रेजों के जमाने वाला। एक अच्छा, आप लोग पुलिस से डरते हो कि नहीं? हैं? पुलिस को देख के खुश हो जाते हो कि वाह मामा आ गए, मामा आ गए, ऐसा मिठाई लेके आए, ऐसा है क्या? कि पुलिस को देख के आज भी आम पब्लिक के मन में एक भय होता है कि जैसे अगर कोई सिपाही भी चला आ रहा हो आपके घर की तरफ तो आप कहते हैं साला पुलिस क्यों आ रहा है, अंदर हो जाओगे, ऐसे होता है ऐसा? तो ऐसा क्यों है कि पुलिस के प्रति इतना हेटरेट है, इतना डर है? किसी के दुकान में, मान लो किसी की दुकान होगी और उसमें अगर 2 पुलिस वाले आ जाएं तो आपके अंदर एक धुकधुकी तो हो ही जाती है कि क्यों आए हैं ये, क्यों आया है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया हमने? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि वो कोलोनियल माइंडसेट, वो अंग्रेजों के जमाने की जो पुलिस थी। पहले पुलिस का काम होता था, अंग्रेजों ने पुलिस बनाई इसीलिए थी कि पीटो जनता को, हाँ, जनता को पीट के शांत रखो, कोई विद्रोह न करने पाए, कोई उपद्रव न करने पाए, जो बात मैं कह दूं उसको मान लिया जाए। पुलिस का काम ये होता था अंग्रेजों के जमाने में। और जब वही पुलिस आज कहती है कि पुलिस आपकी सेवक है तो आपको भरोसा नहीं होता कि कहीं ये दूसरी सेवा न कर दे हमारी। वो कहते हैं पुलिस आपकी मित्र है तो आपको कहता है अरे कैसे मित्र है? क्योंकि आपकी दिमाग में, मूवी में, सिनेमा में, पिक्चर्स में वही आपने देखा है कि पुलिस मतलब डंडा, डंडा मतलब मार। तो पुलिस के काम करने का तरीका आज भी कॉलोनियल है। आपने देखा होगा पुलिस वाले गाली गलौज बहुत करते हैं। क्या एक लोकतांत्रिक देश में पुलिस का काम मारपीट और गाली गलौज का होना चाहिए? आप अमेरिका की पुलिस देखिए, यूरोप की पुलिस देखिए, वो क्योंकि लोकतंत्र में सुप्रीम पावर किसमें है? जनता में। ये सारे सिस्टम, चाहे नेता हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे पुलिस वाले हों, ये सब आपकी सेवा के लिए बने हैं। इनको कहते हैं जन सेवक। ये क्या है? जन सेवक। आपने सुना भी होगा कि प्रधानमंत्री अपने आप को कहते हैं मैं हूं प्रधान सेवक। वो कहते हैं मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं क्या हूं? प्रधान सेवक। मतलब आपकी सेवा के लिए है, लेकिन सेवा वो ज्यादा ले रहे होते हैं। उनके रहन सहन और ठाट बाट उनको देखोगे लगेगा राजा है कि सेवक है ये। कलेक्टर ऑफिस में आप जाओगे लगेगा कि ये सेवक है। एक सबसे, वो कहेगा कि मैं जिले का सबसे बड़ा सेवक हूं, सबसे ज्यादा सेवा मैं करूंगा, लेकिन सबसे ज्यादा सेवा वो ले रहा होता है। तो ये यहां पे रिफॉर्म्स की बात है। ये लोग, इन्होंने, ये अंग्रेजों ने बनाया था सब ना, क्योंकि पहले जितने भी ब्यूरो अधिकारी आते थे कहां से आते थे? लंदन से। तो वो जितने भी अधिकारी आते थे वो सब शानो शौकत से रहते थे। आज जो भारतीय अधिकारी बनते हैं तो वो भी चाहते हैं कि अंग्रेजों जैसे ही रहूंगा मैं भी। रेलवे बोर्ड का जो चेयरमैन होता है, एक यूपीएससी के तहत एक वैकेंसी होती है आईआरटीएस की, समझ रहे हो? यह रेलवे डिपार्टमेंट का हेड होता है, यूपीएससी के तहत ही आता है। जब ये चलता है तो एक बोगी इसके लिए अलग लगती है ट्रेन में। हालांकि ट्रेन से कभी चलते नहीं है लोग, ये तो फ्लाइट से चलते हैं, लेकिन मान लो कभी जाना भी है, पहले चलते थे तो कैसे लगे? एक बोगी इनके लिए अलग से लगेगी। एक बोगी समझते हो? एक पूरा डब्बा। और वो पूरा डब्बा नहीं होता, वो 5 स्टार होटल होता है। नौकर चाकर, उसमें बहुत सारे ऐसी चीजें, पूरा समझ लो होटल जा रहा है वो 5 स्टार, और वो अकेले जाएगा आराम से। ये सारी रईसी कहां से आई है? ये सारी शानो शौकत कहां से? अंग्रेजों के जमाने से। इस वजह से भी इस सर्विस की तरफ लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वही मौज मिलेगा जो मौज उनको मिलता था। लेकिन अब चीजें रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ रही हैं, लेकिन आज भी जो वहां पे बैठ जाते हैं ना, वो रिफॉर्म होने नहीं देना चाहते। जैसे जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो नहीं चाहते कि सुधार उधार हो, वो चाहते हैं बढ़िया मौज है, अगर सुधार होगा तो मौज हट जाएगी ना, इसलिए वो लोग होने नहीं दे पा रहे। तो आज़ादी के 70-80 साल बाद भी चीज़ें वैसी ही हैं, जबकि तेजी से सुधार होना चाहिए। तो ये सुधार क्या पता जब आप सेवा में जाओ तो आप करवा सकते हो कि नहीं मुझे से ये नहीं चाहिए भौकाल इतना, मैं सिंपल रहूंगा, एक कमरे में एक गाड़ी से चलूंगा, ये नहीं कि 4 गाड़ी आगे चलेगी 4 गाड़ी पीछे। लेकिन ये लोगों को क्या पता आपको भी मजा आने लगे, कहो नहीं नहीं ये तो अच्छा लगता है, जिस रोड से मैं गुजरूं और सारी ट्रैफिक बंद कर दी जाए कि अब कोई नहीं जाएगा, अब सिर्फ कलेक्टर साहब जाएंगे, तो उसको महसूस होता है कि अरे वाह
यही होते रहना चाहिए। वो सोचता है क्यों बंद करवाएं ये। लेकिन डेमोक्रेटिक देशों में, यूरोप में, अमेरिका में प्रधानमंत्री ऐसे पैदल घूम रहे होते हैं, साइकिल से जा रहे हैं, कोई नहीं पूछ रहा। मंत्री को तो कोई देखता भी नहीं है। आप गोलगप्पे खा रहे हो, आपके बगल में वो भी आके गोलगप्पे खा रहे हैं। ठीक है भाई, तुम हो जिस पे हो, अपना काम करो ना, तुमको काम करने के लिए रखा गया है। और यहां क्या है, यहां कोई छोटा एक प्रधान भी बन गया तो काफिला लेके चलेगा वो, 4 स्कॉर्पियो आगे, 2 स्कॉर्पियो पीछे, 10 लोग उसके अगल गनमैन, करे प्रधान साहब आ गए। एक बार जो यहाँ कोई पॉलिटिकल पद होल्ड कर लेता, उसकी 10 जनरेशन बैठ के खाती हैं। वो कहेगा हमारे दादा कभी प्रधान थे, आज भी उन्हीं की संपत्ति है। इतना चोरी है, इतना करप्शन, समझ रहे हो। बाहर के देशों में जब एक, आज टाइम हो गया ना, चलो अगली कहानी बाहर बाद में सुनाऊंगा कि बड़ी इंटरेस्टिंग है।